After body, what do we have? After body we have the pylorus. And what is pylorus? अब हमें पता ही है pylorus क्या है, कि वो पार्ट जो ओपन करेगा किसमें, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन इज नोन एज ड्यूडेनम. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन इज नोन एज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के अंदर क्या ओपन करता है? पाइलोरस ओपन करता है. उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एंड्रम बोलते हैं. ओके. अब उस ओपनिंग पे जैसे हमारे इसोफेगस ओपन करा था स्टमक में, तो क्या प्रेजेंट था? एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था. ऐसे ही जब स्टमक की एक ओपनिंग ड्यूडेनम में ओपन होगी, तो उस ओपनिंग के ऊपर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, और उस ओपनिंग को, बिकॉज उस रीजन को हम पाइलोरस रीजन बोलते हैं, इसलिए उस ओपनिंग को हम क्या बोल देंगे? उस ओपनिंग को हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर. ओके, दिस ओपनिंग इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है. अब हम अंदर का पार्ट पढ़ते हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो क्या चीजें रिलीज करती हैं, और उस रिलीज की वजह से क्या चीज जो है डाइजेशन में हमारी हेल्प करेगी. सो द स्टमक म्यूकोजा, स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोजा बोलते हैं. उस म्यूकोजा में क्या होगा? एक ट्यूबुलर शेप्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी. ठीक है. सो द स्टमक म्यूकोजा हैज द ट्यूबुलर शेप्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होगी? वो ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है. सो उसके अंदर 3 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. एक तो होती है म्यूकस नेक सेल. फर्स्ट वन इज व्हाट? म्यूकस नेक सेल. म्यूकस नेक सेल का क्या फंक्शन है? जो क्या रिलीज करेंगी? म्यूकस रिलीज करेंगी. ठीक है. सेकेंड थिंग क्या है? चीफ सेल्स, जाइमोजन सेल्स और द पेप्टिक सेल्स. तीनों एक ही सेल के नाम हैं. आइदर हम चीफ सेल बोलें, जाइमोजन सेल बोलें और पेप्टिक सेल बोलें. ठीक है. लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है. चीफ सेल, जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल एक ही चीज है, और वो रिलीज क्या करती है? पेप्सिनोजन. ओके, पेप्सिनोजन. देखो, चीफ फंक्शन क्या है? अगर स्टमक है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो चीफ फंक्शन क्या है उसका? डाइजेशन करवाना. यानी कि उसकी जो चीफ सेल्स होगी वो क्या चीज रिलीज करेंगी? ऐसी चीज रिलीज करेंगी जो किसी चीज के डाइजेशन में हेल्प करता हो. तो चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिनोजन रिलीज करती हैं, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करते हैं, जो कि लिपिड में हेल्प करता है डाइजेशन में. दूसरा नाम क्या हो गया? पेप्टिक सेल्स. तो पेप्टिक सेल से याद रह जाएगा हमें पेप्सिनोजन, तो इसका मतलब कि डाइजेशन वाली सेल्स हैं. एंड देन थर्ड वन इज द जाइमोजन. So gen is the pepsinogen. So it also release the pepsinogen part, which is helpful in digestion of the peptides. Okay, तो चीफ सेल, जाइमोजन एंड पेप्टिक सेल्स का हमने पढ़ लिया. फिर आते हैं हमारी पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स. सो पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये दोनों भी एक ही सेल्स हैं. एक ही सेल के 2 वर्ड हैं. तो ये सेल्स क्या रिलीज करती हैं? ये सेल्स रिलीज करती हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, वो किससे रिलीज होता है? अपने पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स से रिलीज होता है, विच एक्टिवेट्स द पेप्सिनोजन. और इस HCl का क्या फंक्शन है? ये इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा. जो पेप्सिनोजन हमारी चीफ सेल्स ने या पेप्टिक सेल्स से जाइमोजन सेल्स ने रिलीज किया ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में है. ये इसको एक्टिव फॉर्म में बनाएगा, और एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन इज नोन एज व्हाट? पेप्सिन. सो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा? HCl कन्वर्ट करेगा. ठीक है. अब सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, पेराइटल एंड द चीफ सेल्स. म्यूकस सेल से म्यूकस, पेराइटल सेल से HCl, चीफ सेल से क्या? पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज. तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं? अगर इनको हम टोटल एक टर्म में बोलें, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे. कौन सा जूस बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे. वो जूस, वो डाइजेस्टिव जूस जो कहाँ से रिलीज हुआ है? अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर हम बोले तो स्टमक से रिलीज हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं. और इसमें तीनों सेल्स का कंपोनेंट आएगा, म्यूकस, पेराइटल एंड चीफ सेल्स. तीनों का पार्ट आएगा. तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे. ओके. आफ्टर गैस्ट्रिक जूस, if the mucosal layer of the stomach, initial part of small intestine or the lower esophagus breaks down and the wall is injured by the acid, it results in peptic or the gastric ulcers. तो हम कई बार बोलते हैं ना कि अल्सर हो गए हैं पेट में, तो that ulcers are known as gastric ulcers और peptic ulcers. और ये gastric ulcers और peptic ulcers क्यों हैं? क्योंकि अभी देखो हमने एक बहुत ही डेंजरस चीज पढ़ी इसमें. वो डेंजरस चीज क्या है? हमारा HCl. HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो HCl के अंदर क्या कैपेसिटी है? एक्सकोरिएशन करने की. ठीक है. तो ये एक्सकोरिएट कर सकता है उस पार्ट को जहां पे भी ये प्रेजेंट होगा. लेकिन इस एक्सकोरिएशन से बचाने के लिए हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है. ओके. और म्यूकस के अलावा म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स. ओके, HCO3 माइनस.
म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, दीज आर हेल्पफुल, ये हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं किससे बचाने में, अगेंस्ट द HCl। ओके, सो जो HCl रिलीज हो रहा है वो HCl हमारी मेम्ब्रेन्स को डैमेज ना कर दे, जो इनर लेयर है HCl को, वो उस इनर लेयर को डैमेज ना कर दे, उसलिए उससे कौन हेल्प करता है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। सो ये म्यूकस के अराउंड एक कवरिंग बना के रखते हैं, बाइकार्बोनेट्स और म्यूकस एक कवरिंग बना के रखते हैं मेम्ब्रेन्स के अराउंड, ताकि अगर HCl आए भी तो वो उस म्यूकस को और HCl को ही डैमेज कर पाए, जो कि और रिलीज हो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हमारा, जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको डैमेज ना कर सके। ओके, तो जो स्टमक है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक बार स्टमक को समराइज करेंगे। तो स्टमक के बारे में क्या पढ़ा हमने, व्हाट इज स्टमक, स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है। ओके, इसके बाद में ये क्या करेगा, स्टमक विल स्टोर द फूड, स्टोर्स फूड। और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कितने टाइम के लिए स्टोर करता है, फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए। ओके, 4 to 5 आवर्स के लिए फूड को स्टोर करेगा। इसकी और क्या फंक्शन है, मिक्सिंग करना फूड की, एंड एसिड रिलीज करना। ये एसिड क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट कर देगा ताकि फूड का डाइजेशन इजी हो जाए। उसके बाद में क्या होगा, जब मिक्सिंग एंड एसिड रिलीज हो गया, देन चर्निंग मूवमेंट, यानी कि चर्निंग मूवमेंट का क्या मतलब हुआ, जो स्टमक की इनर मस्कुलर वॉल है वो क्या करेगी, उसको चर्न करेगी, उसको तोड़ेगी, और उससे क्या बना देगी, अल्टीमेटली क्या बनेगा, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काइम। सो चर्निंग मूवमेंट से क्या बनेगा, काइम बनेगा। अब ये काइम जो है इसको फर्दर मूवमेंट किस में करी जाएगी, ड्यूडेनम के अंदर करी जाएगी। इसके साथ ही हमें क्या पढ़नी है, 3 टाइप की ग्लैंड्स। ओके, सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन म्यूकस, इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन सी पढ़ी हमने, फर्स्ट वन वाज म्यूकस नेक सेल, सेकंड was आफ्टर म्यूकस नेक सेल पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल का दूसरा नाम जाइमोजन, जाइमोजन सेल्स का दूसरा नाम चीफ सेल्स। सो दीज आर द चीफ सेल्स। एंड थर्ड वन वाज पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल का दूसरा नाम ऑक्जिंटिक सेल्स। ओके, ऑक्जिंटिक सेल्स। तो म्यूकस नेक सेल्स क्या रिलीज कर रही है अपने पास, म्यूकस रिलीज कर रही है ना, म्यूकस नेक सेल क्या रिलीज करेंगी, म्यूकस, दे विल रिलीज म्यूकस। एंड चीफ सेल्स क्या रिलीज करेंगी, मेनली रिलीज करेंगी क्या, पेप्सिनोजन। पेराइटल सेल्स मेनली क्या रिलीज करेंगी, HCl। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रह गया वो क्या है, कि जो पेराइटल सेल्स हैं हमारी, जो ये पेराइटल और ऑक्जिंटिक सेल्स हैं, ये HCl के अलावा एक चीज और रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, इसको बोलते हैं हम IF, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इस इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, दिस इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, and absorption of what, absorption of vitamin B12। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है कहाँ से रिलीज होता है, पेराइटल सेल से रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर का ये फंक्शन है कि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि एक दे विल गिव यू अ बॉय, एक सिनेरियो बनाएंगे जिसमें बोलेंगे कि एक बच्चा है जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डैमेज्ड, सो कौन सी सेल्स डैमेज होंगी, पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जिंटिक सेल्स। तो अगर ऑप्शन में ऑक्जिंटिक या पेराइटल सेल्स है तो हम उस पर टिक करेंगे, क्योंकि पेराइटल सेल्स डैमेज हो जाएंगी तो क्या रिलीज नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ तो क्या एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर हम विटामिन B12 खा भी रहे हैं तो भी एब्जॉर्प्शन उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। ओके, इसके बाद में हम किस पे आते हैं, फूड अब किस में चला गया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोला था हमने, बताओ, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने क्या बोला है, ड्यूडेनम बोला है।
तो यानी कि अब फूड हमारा स्टमक से तो निकल गया और कहाँ पे चला गया है, ड्यूडेनम के अंदर चला गया है. ओके, नाउ द साइट वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स, वो साइट जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन. यानी कि मेन पार्ट जो है डाइजेशन का वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर होगा, और मेन पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन का वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर होगा. तो स्मॉल इंटेस्टीन के हमें पार्ट्स पढ़ने चाहिए. अगर इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर सारा डाइजेशन सारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टीन के क्या क्या पार्ट हैं. सो व्हाट आर द रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं. देन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन के बाद में आ गया ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के बाद में क्या आएगा अपना, जेजुनम. ओके, चलो पहले हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं. ये हमारा जे शेप्ड ऑर्गन हो गया स्टमक. ओके, जे शेप्ड ऑर्गन के बाद में ये हमारा एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर आ गया. इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, ड्यूडेनम बोलेंगे. अब इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर से आगे जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोला हमने, जेजुनम बोला. ओके, और जेजुनम किस में कंटिन्यू हो जाएगा, इलियम के अंदर. नाउ ड्यूडेनम एंड जेजुनम, यहाँ पर ड्यूडेनम और जेजुनम के बीच में एक लिंकेज है. इस लिंकेज को यानी कि यहाँ पर जो एक बैंड बना हुआ है उस बैंड को जो इन दोनों को लिंक करता है ड्यूडेनम को जेजुनम से, उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर. ओके, ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर जो स्मॉल इंटेस्टीन के दो पार्ट को जोड़ेगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को. फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम एंड सेकंड पार्ट इज जेजुनम. एंड व्हाट इज द थर्ड पार्ट, इलियम. और इलियम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलियम जब लार्ज इंटेस्टीन के अंदर एंटर करता है तो वहां पे क्या बनाता है, इलियोसिकल जंक्शन. ओके, so ileocecal junction is the junction between the ileum and the cecum part of the large intestine. So this is the cecum. Cecum is a part of large intestine. और जहाँ पे इनका जंक्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इलियोसिकल जंक्शन बोलेंगे. ठीक, सो इलियोसिकल जंक्शन हो गया. नाउ इलियम क्या है, इलियम इज द longest region of small intestine and it is the last region of small intestine. Okay, ileum is the longest and the last region of the small intestine. Okay, अब जो अपना ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अंदर एक तो हमने क्या देख लिया कि स्टमक कंटिन्यू करके ड्यूडेनम में ओपन हो गया. उसके अलावा क्या चीजें हैं जो ड्यूडेनम में ओपन होती हैं, इसके अलावा जो हमारा लीवर एंड पेंक्रियाज था, लीवर एंड पेंक्रियाज क्या थे, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे. ठीक है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इन दोनों से जो डक्ट निकलती है वो डक्ट आपस में कंबाइन होगी और वो कंबाइन होके बनाएगी एक डक्ट जिसका नाम होगा हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट. ओके, उस डक्ट को क्या बोलेंगे, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो किस में एंटर करेगी, ड्यूडेनम के अंदर एंटर करेगी. सो ड्यूडेनम के अंदर दो स्ट्रक्चर एंटर कर रहे हैं, एक तो है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक, दैट इज द पाइलोरिक रीजन. ओके, सबसे बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टीन का कौन सा है, आइलियम है. आइलियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो इट इज द फाइनल एंड द लॉन्गेस्ट रीजन. व्हाट इज द फाइनल एंड लॉन्गेस्ट रीजन, आइलियम. उसके बाद में आता है ओपनिंग ऑफ आइलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टीन. इट इज आल्सो गाइडेड बाय ए स्फिंक्टर. जैसा हमने कहाँ पढ़ा था, किस स्फिंक्टर के अंदर पढ़ा था, जब स्टमक और इसोफेगस का जंक्शन था. तो स्टमक और इसोफेगस के जंक्शन के ऊपर कौन सा स्फिंक्टर था बताओ. और दूसरा स्फिंक्टर हमने कहाँ पढ़ा है अभी, जब आइलियम एंटर कर रहा है किसमें, सीकम के अंदर, तो आइलियोसिकल जंक्शन के ऊपर स्फिंक्टर है. ठीक है, तो आइलियोसिकल जंक्शन, इसमें तो नाम से क्लियर है हमारा, आइलियम प्लस सीकम, तो दिस इज द आइलियोसिकल स्फिंक्टर. कौन सा स्फिंक्टर हो गया, आइलियोसिकल स्फिंक्टर. ठीक है, और जो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर था, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट था अपना, जब इसोफेगस ओपन कर रहा था स्टमक के अंदर, और स्टमक के किस पार्ट में ओपन कर रहा था, कार्डियक पार्ट में. तो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर. ठीक है, सो आइलियोसिकल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ये दो स्फिंक्टर हो गए. सो ओपनिंग ऑफ आइलियम जब लार्ज इंटेस्टीन के अंदर होती है तो वहां पे क्या बनता है, अपना गार्ड करने के लिए वेल्व जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, आइलियोसिकल स्फिंक्टर बोलते हैं. अब जैसे वहां पे म्यूकस सेल्स थी तो यहाँ पे क्या होती हैं, गोबलेट सेल्स होती हैं. और गोबलेट सेल्स का क्या फंक्शन होता है, म्यूकस रिलीज करना. गोबलेट सेल्स कहाँ है, एपिथेलियल लेयर के अंदर, जो कि एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं
एंड म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं। कौन सी सेल्स? गॉबलेट सेल्स। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हमें म्यूकस सिक्रीट करवाना है तो वो कौन सी सेल से होगा? गॉबलेट सेल से होगा। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स। नाउ द वॉल कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब ये बताओ कि वॉल के अंदर विलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हैं, ये क्यों प्रेजेंट है? क्या फंक्शन हो सकता है इनका अगर हम सोचे तो? देखो, अगर एक ये लेयर है, हम बोले कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन करना है ए लेयर से, और एक दूसरी लेयर है बी लेयर जिसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दोनों सिमिलर लेंथ की हैं, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो इन कर्व्ड पोर्शन की वजह से क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा रेदर देन द A1। ओके, सो जो ए लेयर है उससे बी लेयर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? बी का, बिकॉज उसके अंदर क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोल रहे हैं हम? विलाई बोल रहे हैं। ठीक है, सो विलाई क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी लाइनिंग लेयर है उसके ऊपर, और वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देती हैं। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन के बाद में हम आते हैं लार्ज इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन पे हमने पढ़ लिया, फूड को हमने स्मॉल इंटेस्टीन से एंटर करा के लार्ज इंटेस्टीन में भेज दिया। लार्ज इंटेस्टीन के किस रीजन में भेजा? सीकम रीजन के अंदर भेजा। ओके, नाउ large intestine is larger in diameter than the small intestine. Okay, so small intestine और large intestine में जो एक difference है वो क्या है? small intestine length में larger है, but large intestine diameter में larger है। तो diameter किसका बड़ा है? large intestine का। and length किसकी बड़ी है? स्मॉल इंटेस्टीन की बड़ी है। तो स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसका डायमीटर छोटा है। और लार्ज इंटेस्टीन को लार्ज किस लिए बोलते हैं? क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है। तो ये एक नोटेबल पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि डायमीटर वाइज लार्ज इंटेस्टीन बड़ी है एंड लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टीन बड़ी है। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टीन एंड स्मॉल इंटेस्टीन के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टीन में मेजर एब्जॉर्प्शन हो चुका। ठीक है, अब हमारे पास में मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल ही बचा है, या थोड़ा बहुत कोई चीज़ें बची हैं जहाँ से जिनका अब एब्जॉर्प्शन होना बाकी, अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टीन ने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लिया। सो लार्ज इंटेस्टीन क्या है? इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, लार्ज इंटेस्टीन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? अगर इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करने हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? इट इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन सोल्ट्स, देन वाइटामिन्स, एंड इट इज ए स्टोरेज ऑफ इनडाइजेस्टेबल मटीरियल्स। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? स्टोरिंग ऑफ द इनडाइजेस्टेबल मटीरियल। जो मटीरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो मटेरियल एक वेस्ट फॉर्म में बन गया है, उसको स्टोर करना। कहाँ पे स्टोर होता है? लार्ज इंटेस्टीन के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन करती है, किसका एब्जॉर्प्शन करती है? वाटर का, सोल्ट्स का एंड सम ऑफ द मिनरल्स का। ओके, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टीन? अब लार्ज इंटेस्टीन के पार्ट क्या हैं? लार्ज इंटेस्टीन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज सीकम, जहाँ पे अपनी स्मॉल इंटेस्टीन एंटर करी। सेकेंड पार्ट इज द कोलोन, जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंड द थर्ड पार्ट इज अवर रेक्टम। ओके, so cecum, colon and rectum, these are the 3 parts of large intestine. अब सीकम के अंदर क्या आता है? सीकम क्या है? सीकम एक तो जंक्शन है। किस चीज का जंक्शन है? स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टीन का। स्मॉल इंटेस्टीन का कौन सा पार्ट? आइलियम पार्ट। सीकम का कौन सा, लार्ज इंटेस्टीन का कौन सा पार्ट? सीकम पार्ट। क्या बनाएंगे? आइलियोसिकल जंक्शन बनाएंगे। ओके, अब सीकम के साथ में ही एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कहाँ अटैच होता है? सीकम के साथ अटैच होता है। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो थोड़ा बहुत फाइट करने में इन्फेक्शंस को रोल प्ले करता है। वो भी कब? जब हमारी एज लेस देन 15 या 14 ईयर्स है तब तक। तो जैसे ही अडल्ट एज के अंदर जाएंगे तो इसका ये फंक्शन भी खत्म हो जाता है। इट डज नॉट फाइट द इन्फेक्शंस। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ह्यूमंस के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इसका कोलोन पार्ट। तो कोलोन क्या है? कोलोन इज it is not coiled and consist of the ascending, transverse and descending colon. Okay, अब हम इसमें sigmoid colon को भी part मानते हैं। So ascending part, this ascending part is the ascending colon, then
This transverse part is the transverse colon. Then we have descending part. This is the descending colon. And then we have this S-shaped part which is known as the sigmoid colon. So ये क्या हो गए? Sigmoid colon. उसके बाद में क्या आता है अपना colon के बाद में? S-shaped region तो sigmoid colon हो गया. So cecum, colon and third part is the rectum. And what is rectum? It is the last region of the large intestine. और rectum किस में terminate करता है? Anus में terminate करता है. Anus के बारे में हमने क्या पढ़ा था? Anus is the last part of alimentary canal. From mouth to anus. तो हमने माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स होते थे उन सब पार्ट्स को एक बार डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ, उनके फंक्शन के साथ, एक ब्रीफ फंक्शन के साथ में देखा है. ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश होता था अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट. लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में क्या स्टार्ट होता है? अपने एसेसरी ऑर्गन्स. और एसेसरी ऑर्गन्स में हमने क्या पढ़े हैं? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. सो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से थे अपने? इसमें क्या आते हैं? इसमें आता है अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना. और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे हमने? व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दैट वी हैव लर्न? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड तो हमने पढ़ा था सलाइवरी. ओके, सलाइवरी ग्लैंड. दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने कौन सा पढ़ा है? लीवर. लीवर के बारे में क्या पढ़ा था कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एंड थर्ड ग्लैंड जो हमने पढ़ा है वो क्या है? अपना पैंक्रियाज. सो दिस इज द पैंक्रियाज. नाउ 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड जिनके बारे में हमने पढ़ा और आगे अब डिटेल पढ़ेंगे वो क्या क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज. अब देखो सलाइवरी ग्लैंड का हमें पता है कि 3 पेयर्स होते हैं. 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. क्या क्या आते हैं इसके अंदर? फर्स्ट इज द पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने चीक में. सेकंड इज द सबलिंगुअल. अब देखो सब मीन्स नीचे एंड लिंगुअल मीन्स बिलो द टंग. सो इट इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट बिलो टंग. देन थर्ड पार्ट. थर्ड इज व्हाट? सब मैक्सिलरी ग्लैंड. ओके, सब मैक्सिलरी. और इसका दूसरा नाम क्या है? सब मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर ग्लैंड. सब मैंडिबुलर ग्लैंड की क्या लोकेशन है? लोअर जो. क्योंकि मैंडिबल क्या है? हमारी जो बोन है. तो मैक्सिला या मैंडिबल के नीचे जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल ग्लैंड प्रेजेंट होगी. ओके, इसके बाद में क्या आता है? अपना लीवर. एक तो लीवर के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है. दूसरा है इसका वेट. व्हाट इज द वेट ऑफ लीवर? इट इज 1.2 to 1.5 kg. सो लगभग 1.2 to 1.5 kg इसका वेट होता है. किसमें? अडल्ट के अंदर. बच्चों में नहीं, अडल्ट में. कहाँ लोकेटेड है? जो अपना डायफ्राम है. ठीक है, डायफ्राम. कौन सा डायफ्राम? जिसको हम किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. बिलो द डायफ्राम लोकेटेड है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. सो इट इज लोकेटेड बिलो. बिलो व्हाट? बिलो द डायफ्राम. थर्ड थिंग इसके बारे में क्या है कि इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं. हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट? 2 लोब्स. 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन द लीवर. अगर ये हमारा लीवर है तो इसमें एक ये लेफ्ट लोब और एक राइट लोब. अगर लीवर हम बना रहे हैं तो हम इसको ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, क्योंकि हम सामने जब देखेंगे तो ऐसे शेप में दिखेगा. तो इस साइड में होगा लेफ्ट लोब और इस साइड में होगा राइट लोब. ओके, तो 2 lobes are present in the liver. And from liver, what are the things that are present? liver में से so how many lobes are present? 2 lobes are present. ठीक है, 2 lobes are present, right and left lobe. So this is the left lobe and this is the right lobe. So after lobes we have covering of the liver. So liver is covered by a thin layer of capsule which is known as Glissen's capsule. Okay,
ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? ग्लिसन्स कैप्सूल कवरिंग है लीवर की, जो किसकी बनी हुई है? थिन कनेक्टिव टिश्यूज की, थिन कनेक्टिव टिश्यू। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, Gleason's capsule. What is the covering of liver called? It is the Gleason's capsule. ओके, उसके बाद में आते हैं हम अपनी थर्ड ग्लैंड के ऊपर। अपनी थर्ड ग्लैंड कौन सी है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज का क्या रोल है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पैंक्रियाज के अंदर जो चीज़ है वो क्या है? इट इज़ बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, इट इज़ बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि ये डक्ट्स के थ्रू भी अपना सिक्रीशन रिलीज कर सकती है और ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी अपना सिक्रीशन रिलीज कर सकती है। तो इट इज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एंड इट रिलीज द पैंक्रियाटिक जूस विच इज एल्कलाइन। सो उसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है? एल्कलाइन पीएच होती है। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन, जो पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या रिलीज करता है? endocrine portion. Endocrine part of pancreas releases two things which are insulin and the glucagon. Okay, so it releases insulin and glucagon. These are the two things that pancreas endocrine part releases, insulin and glucagon. इनको हम जब हॉर्मोन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कैसे कराते हैं और कैसे ये मैनेज करते हैं। Okay, so after this digestive glands, that is the accessory digestive glands, इन तीनों का जब हमने फंक्शन पढ़ लिया तो अब हम क्या देखते हैं कि इंडिविजुअल ग्लैंड्स कैसे फंक्शन कर रही हैं। ओके, सो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में क्या आ गया अपना? सलाइवरी ग्लैंड। सो फर्स्ट थिंग वाज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। ओके, और सलाइवा का फंक्शन क्या है? माउथ को हाइड्रेट रखना। इसके अलावा सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स भी होते हैं। ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड विल सिक्रीट द सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। इसके अंदर 3 टाइप की ग्लैंड्स आती हैं जिसको हमने अभी ब्रीफ में पढ़ा। कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स, देन सबमैंडिबुलर ग्लैंड, अनदर नेम फॉर सबमैंडिबुलर वाज सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, एंड सारे के सारे ग्लैंड जो है पेयर्स में प्रेजेंट है। सो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर्स, यानी कि इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर्स इज द चीक पोर्शन ऑफ, देन इट इज इंफीरियर एंटीरियर टू द ईयर्स, सो इट इज अ चीक ग्लैंड। देन सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होगा? फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और बिलो द मैंडिबल, बिलो द मैंडिबल। देन सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द टंग, सो टंग के नीचे और सबमैंडिबुलर के ऊपर। सो इट इज लोकेटेड बीनीथ द टंग एंड अबव द सुपीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये सारी सिक्रीशंस जो बनाती हैं उस सिक्रीशन को क्या बोलते हैं हम? सलाइवा बोलते हैं। सो सलाइवा क्या है? सलाइवा इज ए विस्कस कलरलेस लिक्विड। विस्कस का क्या मतलब है? that it has some viscosity, okay, and it is a colorless liquid जिसकी pH क्या होती है? 6.2 to 7.4, that is slightly acidic or slightly alkaline, we can say almost towards the neutral pH, that is 7. So it begins the digestion of carbohydrate in the food through the action of salivary amylase, that is ptyalin, that is an alpha amylase. Okay, सो सलाइवा जो है मुंह के अंदर जब रिलीज होता है तो क्या करता है? ये किस चीज़ का डाइजेशन कराता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस चीज़ से कराता है? सलाइवा के अंदर कौन सी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगी? वो चीज़ क्या है? अपना सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। ओके, तो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन वो पार्ट है जो क्या कराएगा? सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा और कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा। एंड दिस सलाइवरी अमाइलेज इज एन अल्फा अमाइलेज। तो ये पूछ सकते हैं कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, एप्सिलॉन है, डेल्टा है, कौन सा अमाइलेज है? सो इट इज अ अल्फा अमाइलेज। सो सलाइवरी जूस के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है जिसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन है। और टाइलिन क्या करता है?
कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कराता है, और ये खुद क्या है, एक अल्फा अमाइलेज है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी ग्लैंड के ऊपर आते हैं। दूसरी ग्लैंड क्या है अपनी, लीवर, विच इज ऑल्सो ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाउ इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं ये वर्ड कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, और कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है वो क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स। हमने पढ़ा था ना, 2 लोब्स में डिवाइड करते हैं और फिर लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। सो इसका, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है, सेल्स हैं, ऐसे ही लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है इसकी, हिपैटिक लोब्यूल्स। ओके, हिपैटिक लोब्यूल्स क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लीवर। नाउ ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोला है, ग्लिसन्स कैप्सूल बोला है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, कि वो थिन कवरिंग जो थिन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। नाउ लीवर का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन है एक तो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना, ये क्या करेगा, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा। सेकेंडली इट विल स्टोर द आयरन एंड द फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, जितने भी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होंगे वो ब्लड में तो मूव कर नहीं सकते क्योंकि ब्लड में वाटर है, वो इनसोल्यूबल है वाटर में, तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जाके लीवर के अंदर स्टोर होंगे। इसके अलावा इट विल स्टोर द ग्लूकोज एज द ग्लाइकोजन, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड स्टोर करना, ये किसका फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है। ऑल्सो लीवर प्रोड्यूसेस द यूरिया, और यूरिया का क्या करना है, एलिमिनेशन किसके थ्रू करना है, किडनी के थ्रू करना है। देन लीवर ऑल्सो रेगुलेट्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, तो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कौन रेगुलेट करता है, लीवर रेगुलेट करता है। तो ये इतने सारे फंक्शन जो हैं वो किसके हैं, लीवर के हैं। हमने क्या पढ़ा था, लीवर का वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। नाउ लीवर के 2 लोब पढ़े थे हमने कि लीवर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस ह्यूज पोर्शन इज द राइट लोब। ओके, सो दिस इज द लेफ्ट लोब, लेफ्ट, एंड दिस वन इज द राइट लोब। अब देखो जो लेफ्ट एंड राइट लोब है उसमें राइट वाले पोर्शन के साथ में हमें क्या दिख रहा है, गोल ब्लैडर। ओके, और जो लीवर से जो डक्ट निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। तो जो राइट पोर्शन से निकलेगी वो राइट हिपैटिक डक्ट, जो लेफ्ट पोर्शन से निकलेगी वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एंड वो मिलके क्या बनाएंगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ में ये जो डक्ट है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट किसका पार्ट है, गोल ब्लैडर का पार्ट है, ये मिलकर क्या बना देगी, कॉमन बाइल डक्ट, CBD, दैट इज द कॉमन बाइल डक्ट। सो लीवर के साथ में हमने पढ़ा था कि हमेशा गोल ब्लैडर एसोसिएटेड होता है, तो इस एसोसिएटेड गोल ब्लैडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। उस बाइल जूस को स्टोर करने के लिए और उसको कंसंट्रेट करने के लिए, यानी कि उसमें से वाटर का पोर्शन कम करके और उसको बिल्कुल एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाना है हमें, उसका काम कौन करता है, गोल ब्लैडर करता है। सो स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल को कौन करेगा, लीवर के साथ में जो गोल ब्लैडर प्रेजेंट है वो करेगा। सॉरी, गोल ब्लैडर क्या है, इट इज ए थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गोल ब्लैडर। तो ये एक थिन मस्कुलर सैक है इसलिए ये स्टोर कर सकता है और ये कॉन्सेंट्रेट कर सकता है बाइल जूसेज को। नाउ ओपनिंग ऑफ द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्या हुई, जब हिपैटिक डक्ट के साथ में पैनक्रियाटिक डक्ट मिली, हमने पहले भी पढ़ा था, और ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन करती है, ड्यूडेनम में ओपन करती है। जब हम ड्यूडेनम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था इसके बारे में। सो जो हिपैटिक पार्ट से आई और पैनक्रियाटिक पार्ट से आई हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, वो किस में ओपन करेगी, अपनी ड्यूडेनम के अंदर ओपन करेगी। ओके, और इस ड्यूडेनम पे जब वो ओपन करेगी तो वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, हमने हर जगह स्फिंक्टर पढ़े हैं, ठीक है। सो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर पढ़ा, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर के बाद में हमने कौन सा स्फिंक्टर पढ़ा, इलियोसिकल वाला पढ़ा। तो अब यहाँ पे कौन सा आ गया, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वो पार्ट है जो किसकी ओपनिंग को गार्ड कर रहा है, हिपैटिक एंड पैनक्रियाटिक डक्ट को। जब वो ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है तो उस टाइम पे उसको गार्ड कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। नाउ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का क्या फंक्शन है, ये प्रिवेंट करता है कि बाइल जो है वो एंटर ना कर जाए ड्यूडेनम में, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द मील्स। सो ये प्रिवेंट करेगा
बाइल को फ्रॉम एंटरिंग द ड्यूडेनम एक्सेप्ट ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द मील्स। यानी कि जब हमें मील्स को डाइजेस्ट करना है तभी ये स्फिंक्टर ओपन होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और ये क्या करेगा, बाइल को ड्यूडेनम के अंदर पहुंचा देगा, ताकि जब हमारे उस फूड के अंदर फैट आए या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा जो पार्ट आए उसको डाइजेस्ट करवा सके। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन कर जाएगा, सिर्फ जब फूड आएगा तभी ओपन करेगा। और बाइल है क्या, जितनी देर से हम बाइल पढ़ रहे हैं, तो बाइल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द बाइल एसिड्स एंड द बाइल पिगमेंट्स। ओके, एंड थर्ड पार्ट इज द कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स होते हैं? बाइल पिगमेंट्स में है हमारा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो दो टाइप के बाइल पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नाउ बाइल का क्या काम है? बाइल जो कराएगा, इमल्सिफिकेशन कराएगा फैट का। सो बाइल फैट का डाइजेशन नहीं कराता, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल डज नॉट कोड डाइजेशन ऑफ फैट बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, बाय विच प्रोसेस, थ्रू इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। सो बाइल फैट का इमल्सिफिकेशन करवाएगा और उससे क्या करेगा, वो फैट का डाइजेशन में हेल्प करेगा, बट ये डायरेक्टली फैट का डाइजेशन नहीं करवाता है। ओके, उसके बाद में आता है अपना कि जो बिलीरुबिन है, जो क्या है, एक बाइल पिगमेंट है। दिस बिलीरुबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ फीसेस एंड द येलो कलर ऑफ द यूरिन। तो देखो, जब बिलीरुबिन ड्यूडेनम में आया, उसने अपना काम किया, बाइल ने अपना काम किया, उसके अंदर बाइल पिगमेंट थे। अब वो इन पिगमेंट का क्या होगा, 90% of these pigments they are released into the feces as it is. ओके, और वो फीसिस को किस कलर का बना देंगे, ब्राउन कलर का। एंड यूरिन में 10% पार्ट जाएगा और यूरिन में वो किस कलर को इम्पार्ट करेंगे, येलो कलर को। सो द येलो कलर ऑफ यूरिन एंड द ब्राउन कलर ऑफ फीसिस, येलो कलर ऑफ यूरिन एंड फीसिस के अंदर विच कलर, ब्राउन कलर ऑफ द फीसिस, ये कौन कराता है, बिलीरुबिन करवाता है। देन द थर्ड ग्लैंड वाज व्हाट, थर्ड ग्लैंड वाज अवर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का क्या फंक्शन है? एक तो हमने क्या पढ़ा कि पैंक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है जिसके अंदर दोनों पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी। सो पैंक्रियाज इज एन इलोंगेटेड ग्लैंड दैट लाइज बिहाइंड द स्टमक। तो ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है। Where it is located? It is located behind the stomach, between the C-shaped arm of the duodenum. And it is an exocrine gland as well as an endocrine gland. और जो endocrine part है इसका, endocrine part क्या रिलीज कराता है, इंसुलिन रिलीज कराता है, and second one is the glucagon. So insulin and glucagon is released by the endocrine part of the pancreas. तो एक्सोक्राइन पार्ट का क्या फंक्शन है? एक्सोक्राइन पार्ट का वो फंक्शन है जो हमें अपने डाइजेशन के लिए चाहिए। एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। ओके, क्या सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। और इस पैंक्रियाटिक जूस का क्या काम है, इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं और ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को कौन सी सेल सिक्रीट करती हैं, जैसे हमने स्टमक में पढ़ी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ऐसे ही यहाँ पे भी एक टाइप ऑफ सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिनार सेल्स। ओके, तो ये जो एसिनार सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है, वो पैंक्रियाटिक एंजाइम एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है, और वो एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन बनाता है, यानी कि एल्कलाइन पीएच, उसकी पीएच मोर देन 7 कौन करेगा, डक्ट सेल्स। कौन सी सेल्स, डक्ट सेल्स। तो डक्ट सेल का फंक्शन क्या है, एल्कलाइन पीएच बनाना। एसिनार सेल्स का फंक्शन क्या है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बनाना। और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स फ्रॉम एसिनार सेल्स एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन फ्रॉम द डक्ट सेल, जब ये मिल जाएंगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, पैंक्रियाटिक जूस बनाएंगे। ओके, नाउ ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग द पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नोन एज द जाइमोजन ग्रैन्यूल्स। वो ग्रैन्यूल्स जिनके अंदर ये पैंक्रियाटिक एंजाइम फिल्ड होता है, उन ग्रैन्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम जाइमोजन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब ये पढ़ते हैं कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम थे, यानी कि जो एसिनार सेल्स पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट कर रहा था, उसके अंदर कौन कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और वो किस किस चीज में अपना रोल प्ले करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट एसिनार सेल सिक्रीट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का क्या क्या नाम है, फर्स्ट वन
is the trypsinogen, second one is the chymotrypsinogen, and third one is the procarboxypeptidase. ये तीनों के तीनों क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है. ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ऑल थ्री आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. उसके बाद में आते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज. ओके, अमाइलेज वर्ड अभी हमने पढ़ा था, जैसे सलाइवरी अमाइलेज था, जैसे सलाइवरी अमाइलेज वर्क कर रहा था ऐसे ही पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी वर्क करता है. किसका डाइजेशन कराएंगे? ये कार्बोहाइड्रेट्स का. फिर आता है पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज. सो पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज का क्या फंक्शन है? पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज क्या रिलीज करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला पार्ट. और दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए एंड डीएनए. तो आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में वी हैव राइबोन्यूक्लिएज एंड द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज फॉर डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिएज फॉर आरएनए. ओके, देन वी हैव द पैंक्रियाटिक लाइपेजेस. लाइपेज का वर्ड मैंने बताया था. लाइपेज का क्या मतलब होता है? जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करे, जो कि फैट को डाइजेस्ट करे. सो इट हाइड्रोलाइजेस द ट्राइग्लिसराइड्स इनटू द मोनोग्लिसराइड्स. तो जो फैट के ट्राइग्लिसराइड्स हैं लिपिड के, उनको मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है. सो ये सारे क्या अपने एसिनार सेल से रिलीज होने वाले पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. तो चार टाइप के पैंक्रियाटिक एंजाइम हो गए: प्रोटोलाइटिक एंजाइम, अमाइलेज, न्यूक्लिएज एंड लाइपेजेस. ओके, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि ये जो डक्ट सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ये डक्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, कैसे ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं. तो ये है अपना पैंक्रियाज. पैंक्रियाज क्या रिलीज कर रहा था? एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट अलग अलग चीज़ें रिलीज कर रहे थे. एक्सोक्राइन पार्ट तो क्या रिलीज कर रहा था? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एसिनार सेल्स के थ्रू. एंडोक्राइन पार्ट क्या रिलीज कर रहा था? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, और ये पैंक्रियाज के बीच में क्या है? उसकी डक्ट है. ये यहाँ से पूरे टाइप जगह से सिक्रीशंस लेके आती है, बनाती है और उसको इसके साथ जोड़ देती है. नाउ अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पे अपना लीवर प्रेजेंट होगा. उस लीवर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट. ओके, तो इस राइट और लेफ्ट पार्ट को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी राइट और लेफ्ट पार्ट से हमारी ये डक्ट आ रही है, डक्ट फ्रॉम द लीवर. और एक डक्ट आ रही है अपनी गोल ब्लैडर से. तो इस गोल ब्लैडर की डक्ट का क्या नाम है? गोल ब्लैडर. डक्ट फ्रॉम गोल ब्लैडर इज नोन एज सिस्टिक डक्ट. दिस इज द सिस्टिक डक्ट. एंड डक्ट फ्रॉम लीवर क्या बोलेंगे? हिपैटिक डक्ट. हिपैटिक वर्ड इज यूज फॉर लीवर, सो हिपैटिक डक्ट. और लीवर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में. सो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, दो डक्ट आएंगी. तो ये दोनों क्या है? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है. एक, अब ये दोनों डक्ट मिल जाएंगी, ये राइट से ये लेफ्ट से जब ये मिलेंगी तो यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा इसको क्या बोलेंगे? कॉमन. कॉमन हिपैटिक डक्ट. ओके, अब इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ में सिस्टिक डक्ट भी मिल जाएगी. कहाँ से आएगी सिस्टिक डक्ट? गोल ब्लैडर से. तो ये मिलके क्या बनाएगी? कॉमन बाइल डक्ट. ओके, अब इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ में जब पैंक्रियाटिक डक्ट मिल जाएगी यहाँ से आके, तो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट मिलके क्या बनाएंगी? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. ओके, और ये कहाँ ओपन कर जाएगा? अपना ड्यूडेनम के अंदर ओपन कर जाएगा. ठीक है, तो इस पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम समराइज कर लेंगे एक बार. अब हम बनाएंगे एक फ्लो चार्ट के साथ में एक पेंसिल डायग्राम. सो दिस इज द लीवर. कौन सा है लीवर? ये हमने बनाया एक लीवर. ये इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज द राइट पार्ट. सो लेफ्ट और राइट पार्ट से डक्ट कौन सी आएगी? लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट. तो ये राइट हिपैटिक डक्ट हो गई ये वाली, और ये वाली कौन सी हो गई? अपनी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. अब ये लेफ्ट एंड राइट जब मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? कॉमन हिपैटिक डक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? दिस इज द गोल ब्लैडर. और गोल ब्लैडर की डक्ट क्या आती है? सिस्टिक डक्ट. तो सिस्टिक डक्ट भी आके ज्वाइन कर जाएगी यहाँ पे. ओके, सिस्टिक डक्ट के बाद में जो डक्ट बनेगी वो क्या होगी? अपनी कॉमन बाइल डक्ट. अब कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये मिलके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? अपना पैंक्रियाज. अब ये चीजें मिलके क्या बनाएंगी?
ये तो हो गई पैंक्रियाज की डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये मिलके क्या बना रही है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन किस में करेगी, ड्यूडेनम के अंदर। ये क्या है अपना सी शेप्ड ऑर्गन, ड्यूडेनम। तो बस हमें अब इसको लेबल करना है इजीली। दिस इज द राइट हिपैटिक डक्ट, दिस इज द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। दिस इज गोल ब्लैडर, तो डक्ट फ्रॉम गोल ब्लैडर इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाएंगी, कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट कौन सी है अपनी, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ये मिलके क्या बनाएंगी यहाँ पे, दिस इज द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। सो दिस इज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम सारे स्टूडेंट्स बना के देखेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, और उसको याद करेंगे कौन सी डक्ट कहाँ से आई, किसके साथ मिल गई, और उसको क्या क्या हमने नाम दिया। ओके, इसके बाद में हम आते हैं अब कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, कि जो एक्चुअल प्रोसेस है डाइजेशन की वो कैसे स्टार्ट होगी।